हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में हार्दिक स्वागत। आज की जो हमारी वीडियो है वो जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगी। जनवरी मंथ के करंट अफेयर हम कुल 2 वीडियोज़ में करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैंने कोशिश की है कि हम इसको 2 ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। और इससे पहले हम फरवरी और मार्च के करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें एक वीडियो आने को शेष है। सो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूभू जोत टनल निम्न में से किसको किससे जोड़ेगा? केलांग से पांगी, चंबा से कांगड़ा, जोगिंद्रनगर मंडी से कुल्लू, काजा से किन्नौर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जोगिंद्रनगर मंडी से कुल्लू। सो गाइस, ये न्यूज़ में क्यों थी भूभू जोत टनल? क्योंकि हाल ही में हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे और वहाँ पे इस टनल को लेके बात हुई है। और इससे पहले भी इसका प्रपोजल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था। ये क्यों बनाई जा रही है? इसको बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि एक अल्टरनेट वे तैयार किया जा रहा है लेह लद्दाख के लिए। जैसे कि एक वे तो है कि मंडी से, जैसे बिलासपुर से जाते हैं मंडी, मंडी से कुल्लू और कुल्लू से रोहतांग होके, उसके लिए एक अल्टरनेट वे ये तैयार किया जाएगा कि अगर इसमें कोई लैंडस्लाइड हो जाता है या कुछ हो जाता है, ये बंद हो जाता है, तो जो कांगड़ा से डायरेक्ट यहाँ पे एक जगह है घटासनी, घटासनी घटासनी से आगे सिल्ला सिल्हा। तो ये जो जोगिंद्रनगर मंडी में एक जगह है घटासनी और इसिला नाम की जगह है कुल्लू में, यहाँ से एक टनल निकाली जाएगी और डायरेक्ट जो है मंडी से सीधे कुल्लू निकला करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है जो कुल्लू से कांगड़ा का सफ़र भी है वो भी 50 किलोमीटर कम होगा और एक अल्टरनेट वे जो है हमारी आर्मी के लिए भी तैयार होगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो भूभू जोत टनल है, इस मतलब भूभू जो जोत है, जोत क्या होता है? पहाड़ी दर्रा, है ना? तो इसकी हाइट पूछी जाती है कई बार। तो इसकी हाइट है 2900 मीटर फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिप्पा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? स्वामी राधाकृष्णन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिप्पा है क्या। हिप्पा का शाब्दिक अर्थ है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका हाल ही में इसको बने हुए 50 वर्ष पूरे हुए और इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इसका नाम चेंज किया गया। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी। ठीक है, और इसमें थोड़ा देख लेना आप, 1 जनवरी की 24 जनवरी है। और ये जो स्थित है ये फेयर लॉन्स में स्थित है, फेयर लॉन्स मसोबरा सोबरा में। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। अब ये है क्या, जब कोई भी व्यक्ति जो है एलाइड या एचपीएस क्वालिफाई करता है या फिर कोई सेंटर से आईएएस हिमाचल के लिए जिनको हिमाचल कैडर जो अलॉट होता है, तो उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इसमें होती है। इसके बावजूद और जो हमारे जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी कहाँ होती है? हिप्पा में होती है। तो इनको भी जाने का मौका मिलता है। और इसका नाम क्यों बदल के जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया? क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि 26 दिसंबर को इनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये देश के जो है 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 टाइम इन्होंने सर्व किया देश के लिए। ठीक है, उससे पहले बहुत कम लोगों को ऐसा पता होगा कि ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई गवर्नर 1982 से 85 के बीच में। उसके बाद ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, बहुत कम बच्चों को ऐसा पता होगा। फाइनेंस मिनिस्टर तब रहे थे जब भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। हमारे पास कुल 15 दिन का जो विदेशी मुद्रा थी, जैसे हम विदेश से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कुल 15 दिन के पैसे हमारे पास बचे हुए थे कि हम विदेश से जो सामान खरीद सकते थे, चाहे वो ऑयल था चाहे वो अदर चीज़ें थी। ठीक है, तो वहाँ से उन विपरीत परिस्थितियों में से निकाल कर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया था। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ मैं। इनका जन्म जो है पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। पंजाब पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद ये इनकी फैमिली जो है यहाँ पे आ गई थी। जब ये 14 साल के थे तो ये अमृतसर आ गए थे। ठीक है, और इनके टाइम में एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई थी वो क्या हुई थी कि इन्होंने परमाणु समझौता करवाया था। परमाणु समझौता किसके साथ था? अमेरिका के साथ, 2008 में। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि परमाणु समझौता अमेरिका के साथ किसने साइन किया था? 2008 में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और 2004 से लेकर 14 के बीच में ये देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने सर्व किया है। ठीक है, सो इतना ही है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले खिलाड़ी कौन थे? राजीव नायर, सुमन रावत, विजय कुमार, अजय कुमार। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विजय कुमार।
आइए विजय कुमार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, ठीक है। और इनको जो ये अवार्ड दिया गया था वो किस फील्ड में दिया गया था? ये दिया गया था इनको 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायरिंग, ठीक है, पिस्टल फायरिंग, ठीक है। और ये कब इन्होंने 2012 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाया था, सिल्वर मेडल। और ये 2012 का जो ओलंपिक है वो कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ कि इस जो पुरस्कार का नाम है वो मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। कब? 2021 में, ठीक है। सो इस पुरस्कार को जो है 1992 में स्टार्ट किया गया था। जब कोई भी स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा करता है तो सबसे लास्ट में जाके ये पुरस्कार मिलता है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल के हमीरपुर के विजय कुमार जी को ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। हाल ही में एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? शिमला, धर्मशाला, सोलन, बीड़ बिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बीड़ बिलिंग। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो पैराग्लाइडिंग स्कूल बनेगा इसका क्या मायने हैं। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक साहसिक पर्यटन को, साहस वाला मतलब जो साहसिक कार्य होते हैं ना, जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, ठीक है। जो लोग ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं वो उन चीज़ों को करने के लिए साहस रखते हैं, वो जैसे बीड़ बिलिंग में आपने देखा ही होगा। फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये 9 करोड़ से बनाया जाएगा। और किस स्कीम के अंडर बनाया जाएगा? इसको बनाने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसको किस स्कीम के अंडर बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए कौन सी एजेंसी है? HPDTC, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। और टूरिज्म कॉरपोरेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1974 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार में, ठीक है। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन गतिविधियाँ हैं वो बढ़ सके, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो हिमाचल स्टेट की इकॉनमी अच्छी होगी। तो इकॉनमी को अच्छा करने के लिए भी एक अच्छा कदम है। दूसरा ये जो हमारे मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रोज़गार भी ये क्या करेगा? पैदा करेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे जब यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे तो वो अलग अलग स्थानों पे पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं, जो नए पर्यटन बाहर से आते हैं, ठीक है। तो ये जो बीड़ बिलिंग है ये बैजनाथ कांगड़ा में है, बैजनाथ कांगड़ा में। तो आप सब ने ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में पहली मानव रहित पेयजल योजना कहाँ स्थापित की जाएगी? देखो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है। इसके बारे में ये है कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिलाई। ये आपको एज ए फैक्ट याद रखना है कि पेपर में कई बार ऐसे पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे रखना है। ये ऐसा है कि जो पेयजल योजना होगी उसमें मतलब हाथ का कोई काम नहीं है, व्यक्ति का कोई काम नहीं होगा, टोटली इसको जो है मशीनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू प्रसंस्करण मतलब प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिलासपुर, ऊना, शिमला, कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऊना। इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार मतलब पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, इसमें क्या है कि इसकी कैपेसिटी रहेगी 500 kg पर डे। अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं कि जैसे मान लो आलू आप उगाते हैं, ठीक है। आलू से बनने वाले चिप्स हैं, अदर प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको प्रोसेस करने के लिए जो एक प्लांट लगाया जाएगा वो क्या लगाया जाएगा? ऊना में लगाया जाएगा वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो आलू के चिप्स बनेंगे वो बिकेंगे, आलू के और जो चीज़ें बनती हैं वो बिकेंगी। तो हिमाचल की इकॉनमी के लिए एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम साबित होगा ये वाला, ठीक है। और हिमाचल में ये कदम क्यों उठाया गया? क्योंकि हिमाचल की जो GDP है, ठीक है, उसका 14% कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। और इस एग्रीकल्चर में जो 20% है वो क्या है? आलू है। मान लो अगर हमारे हिमाचल में कुल 100 किलो अनाज पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे 20 किलो हम क्या उगाते हैं? आलू उगाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था ये प्लांट कि हम इन 20% जो हमारे टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका जो 20% है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको इकॉनमी में लाने के लिए हमने ये प्लांट लगाया है। तो आपको याद रखना है कहाँ लगाया जाएगा? ऊना में, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि आलू जो है क्या है? आलू खरीफ क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप है? पढ़ा होगा ना आपने कि खरीफ क्रॉप कौन होते हैं, रबी क्रॉप कौन होती है। खरीफ वो होती है जो ठंड में उगाई जाती हैं, नहीं, रबी वो होती हैं जो ठंड में उगाई जाती हैं, और खरीफ वो हैं जो गर्मी में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी क्रॉप है। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी योजना क्या है? एक ऋण योजना है, वर्दी योजना है,
मुफ्त किताबें योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, इसको चाहे ऐसे बिल्कुल दिमाग में रट लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऋण योजना, ठीक है। इस योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का 20 लाख तक का लोन 1% ब्याज के ऊपर दिया जाएगा। शर्त क्या है कि इस लोन को लेने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं कि एक तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, एक तो जो पर्सन है वो बोनाफाइड होना चाहिए, हिमाचल का बोनाफाइड, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख से बिलो होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसकी फैमिली की, ठीक है। और पिछली कक्षा में उसके 60% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए उसने, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई बीटेक करना चाहता है तो +2 में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो एप्लीकेंट है जो इसको अप्लाई कर रहा है वो मस्ट भी उसकी एज जो है ना बिलो 28 होनी चाहिए, 28 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। सो आपसे एक तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये कौन सी योजना है, तो ये ऋण योजना है, ठीक है। एक तो ये पूछ लेगा कि इसमें कितना मैक्सिमम ऋण कितना दिया जा सकता है, कितने 20 लाख, और इंटरेस्ट कितना रहेगा 1%। और एक इसमें क्वेश्चन में ये आ जाता है, जैसे अलाइड का क्वेश्चन होगा तो डॉक्टर वाई एस परमार योजना दी जाएगी, उसमें 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी आपको कि इसमें क्या वो बोनाफाइड होना चाहिए, या इसके जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख से कम हो, 5 लाख से कम हो, 6 लाख से कम हो, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा। नीचे दे देगा आपको ABCD की, इनमें से कौन से जो है ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कुछ फैक्ट्स मैंने ऐसे लिए हुए इसमें, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम ऑप्शन नहीं क्रिएट कर सकते, उनको समझना है, जैसे योजनाएं हैं या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने उनको करंट अफेयर का मीनिंग ये है ना कि हमारा जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसे ये जो मैंने इसमें लिया हुआ है ये है मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य योजना। हाल ही में न्यूज़ में रही हुई ये योजना है। क्यों न्यूज़ में रही है, इसको जो है बजट में भी इसको बढ़ावा दिया गया है। और इस योजना का जो मीनिंग है वो क्या है, एक कार्प मछली होती है हमारे हिमाचल में, ठीक है। हमारे हिमाचल में 3 टाइप की मछलियाँ हैं, एक है कार्प, ठीक है, और एक है हमारे यहाँ पे मशीर, मशीर गोल्डन बीज जिसको बोलते हैं, और एक हमारे पास है ट्राउट, ट्राउट, ठीक है। ये जो कार्प है ये आपको मिलती है कहाँ कहाँ मिलती है आपको, ये देवली में है, देवली घाघस जो एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र है। फिर अलसू है एक मंडी में, ठीक है, बरमाणा के साथ में। सुल्तानपुर चंबा में है, मेन चंबा में है सुल्तानपुर, ठीक है। वहाँ पे एक इनका गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, उसके साथ में ये बना हुआ है, ठीक है। मैंने इसको विजिट भी किया हुआ है। ऊना के नालागढ़ में ये है, ठीक है। और जो मशीर है, मशीर सिर्फ मंडी में ज़्यादातर मिलती है, ठीक है। और ट्राउट फिश आपको मिलती है कुल्लू चंबा किन्नौर, कुल्लू चंबा किन्नौर में, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं मंडी में भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ये योजना है ये कार्प को लेके है कि यदि यदि कोई मछली पालन करना चाहता है और कार्प मछली को पालकर जो है एक व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए जो तालाब बनाए जाते हैं, मछली पालन के लिए तालाब बनाए जाते हैं, उस तालाब की कॉस्ट के ऊपर जो है गवर्नमेंट 80% सब्सिडी देगी। कितनी देगी? 80% सब्सिडी। देखो अगर मान लो आपके 100 रुपये खर्चा होता है ना, तो आपको 80% जो 80 रुपीज़ क्या देगी, गवर्नमेंट देगी उसको बनाने में। इसमें शर्त यह है कि जो 1 हेक्टेयर के ऊपर 1 हेक्टेयर के ऊपर जो आप जल क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है, उसकी लागत 8.40 लाख तक होनी चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 2 किस्तों में देती है। पहले साल में 40% देगी, दूसरे साल में 40% देगी। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं लोग जो इस कार्य में जो रुचि रखता हो, आपके आसपास में, आपके जानने वालों में अगर कोई इस काम को करना चाहता है तो वो इसका फ़ायदा भी ले सकता है, ठीक है। सो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ट्राउट, अभी मैंने एक ब्रूड बैंक करवाया, ट्राउट ब्रूड बैंक करवाया था आपको कि कहाँ खोला गया, ठीक है, पिछली वीडियो में करवाया था मैंने, तो पतलीकुल में। पतलीकुल कहाँ है? कुल्लू में। मैंने आपको बताया ना कि ट्राउट कहाँ मिलेगी आपको, कुल्लू में, किन्नौर में, और मंडी में, और शिमला में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ को। ट्राउट ब्रूड बैंक जो है मैंने करवाया था पिछली वीडियो में, पतलीकुल में खोला जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें न्यूज़ में थी तो अब आपके लिए ले आए हैं उसको। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दिवस 2025, देखो आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो ये पूर्ण राज्य दिवस मनाया गया, ये कौन सा दिवस मनाया गया, मतलब कौन सा, 51वां, 52वां, या 58th। तो इसका राइट आंसर होगा 55th। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जब जैसे हमने ये डे मनाया, जो हमारा स्टेट्यूट डे था, ठीक है, तो इसकी बैक फुट में जो है ये पूछ सकता है कि कहाँ मनाया गया, ठीक है, बैजनाथ में। अच्छा, अगर कोई एग्जामिनर ज़्यादा ही तेज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो जो देखो करंट और स्टैटिक में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो करंट अफेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से लिंक होते हैं, स्टैटिक से लिंक होते हैं। कैसे? स्टैटिक में क्या था कि जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसको कैसे कैसे गठन हुआ उसका, पहले ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। कब ये बना था? 15 अप्रैल को
15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद जो है पार्ट सी बना, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो है यूटी बना, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। और उसके बाद जो है 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेट बना, ठीक है। और फुल स्टेट जब बना तो कौन सा स्टेट बना? 18th स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का 18वां राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन आपको आता है बार बार एग्जाम में। अच्छा, अब जो करंट अफेयर और स्टैटिक में लिंक मैं बता रहा था आपको, स्टैटिक में क्या है कि स्टैटिक में ये चीज़ें हैं पीछे, इसके पीछे, और इसी बेस के ऊपर हम क्या मना रहे हैं, करंट में इसको मना रहे हैं, क्योंकि हम 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। जो एग्जामिनर ज़्यादा तेज होगा वो क्या करेगा, वो देख लेगा कि हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है, कहाँ पे किया, बैजनाथ में किया, 55th किया, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा आपको। वो आपसे पूछ लेगा कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो हम कौन सी स्टेट बने थे इंडिया की, वो बने थे हम 18th स्टेट, ठीक है। मतलब वो आपके पीछे चला जाएगा, इसमें स्टैटिक में घुस जाएगा। वो आपसे पूछ लेता कि पार्ट सी हम कब बने थे, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि यूटी कब बने थे हम। तो आपने चीज़ों को ऐसे लिंक करना है, जो स्टैटिक में चीज़ें रही हैं उनको करंट से लिंक करना है। करंट अफेयर कोई ऐसे हवा में नहीं आ जाता है कहीं से उड़ के, ये हमारे स्टैटिक चीज़ें ही होती हैं जो बाद में जाके क्या होती हैं, करंट में बार बार हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ट्राउट का करवाया, यहाँ पे करवाया मैंने आपको मछली, उसे मुख्यमंत्री मत्स्य जो योजना है कॉर्प्स की, तो ये क्या, ये जो कॉर्प है ये मछली नहीं है, ये बहुत टाइम से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं, इधर हिमाचल में कर रहे हैं, ठीक है। पर अब ये न्यूज़ में क्यों आई? न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर 80% सब्सिडी दे रही है। अब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें से यही पूछ ले आपको कि सब्सिडी कितनी दे रही है। गवर्नमेंट ये भी पूछ सकती है कि ट्राउट फिश जो ब्रूड बैंक है वो कहाँ खोला हमने, पतलीकुल में। ये भी पूछ सकती है कि जो मसीर है इनमें से कहाँ पाई जाती है। ये भी पूछ सकती है कि जो कार्प मछली है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये स्टैटिक और करंट के बीच में लिंक है, आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। माइंड में करंट अफेयर को कभी भी वर्डन मत लेना। मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, करंट अफेयर इज़ नथिंग। देखो मुझे पता है जब आप एलआईडी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर को तैयार करने के लिए आपके पास समय जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए वेल रिसर्च करके एक एक चीज़ को क्या करता हूँ कि टॉपिक को ऐसे रिसर्च करता हूँ कि आपको कहीं से रिसर्च ना करना पड़े, ठीक है। सो तब मैं आपके लिए जो है थोड़ा इतना डिटेल्ड इन चीज़ों को करवाता हूँ। हो सकता है वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है करंट अफेयर के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, आप बस वीडियो को देख लो, आपको 100% हिमाचल का करंट यहाँ से आएगा। बहुत जल्दी मैं आपको इंडिया के करंट अफेयर भी करवाऊंगा, 6 मंथ की कंपाइलेशन लाऊंगा आपके जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे HPRCA का पेपर 1 है, चाहे फिर यहाँ पे HPPSC में जो आपके एग्जाम है, चाहे पुलिस का एग्जाम है, चाहे वो एलआईडी के एग्जाम होंगे आगे, मैं आपके लिए कंपाइलेशन लेके आता रहूँगा इस चीज़ के लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल पर्यावरण कैलेंडर, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिराज में इसका पूरा जो एक आर्टिकल छपा हुआ था। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि जो हमारा एक हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसको बने हुए 50 साल हुए, ठीक है, 50 साल। इसकी स्थापना जो है आज से 50 साल पहले की गई थी, ठीक है। तो इसको जो है मतलब सेलिब्रेट करते हुए इसको कांगड़ा में सेलिब्रेट किया गया। इसको पहले तो ये पूछ लिया जा सकता है कि कांगड़ा धर्मशाला में इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री ने इस टाइम पे, इस उपलक्ष्य पे एक पर्यावरण कैलेंडर क्या किया, मतलब लॉन्च किया। अब ये पर्यावरण कैलेंडर है क्या? ये पर्यावरण कैलेंडर क्या है कि ये जो आने वाला एक साल है हमारा, मतलब 21 दिसंबर 2024 से लेके, ये हम जनवरी के करंट अफेयर कर रहे हैं तो इसलिए मैं दिसंबर की बात हुई है इसमें, ठीक है। 21 दिसंबर 2024 से लेके और 21 दिसंबर 2025 के बीच में 50 ऐसे डेज लिए गए, उसका कैलेंडर बनाया गया कि जिनको हम क्या करेंगे, जिनको हम सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? उससे एक अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस डेवलप करेंगे हम लोगों के माइंड में पर्यावरण को लेके, चाहे वो जैसे जल दिवस है या कोई पर्यावरण दिवस है, ठीक है, या सॉइल डे है। मतलब ऐसे डेज हम जो है मनाएंगे, और ऐसे डेज से क्या होगा कि हमारे पर्यावरण को एक मतलब जो ऊपर उठाने के लिए हम कदम उठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत रेलिवेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण कैलेंडर क्या है, उसमें ऑप्शन में आपको कहीं उलझा देगा, पर्यावरण का ये, पर्यावरण का वो, ठीक है। पर आपको याद रखना है कि ऐसे 50 डेज जो कि हम पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे। और कब से कब? 21 दिसंबर 2024 से 21 दिसंबर 2025 के बीच में, ठीक है। तो उसको हमने पर्यावरण कैलेंडर का नाम दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसमें। और आप वीडियो की जो स्पीड है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर किसी को स्लो लगती है वो फास्ट कर ले, जिसको फास्ट लगती है वो स्लो कर सकता है इसको, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
तो इवेंट की तरफ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इवेंट्स हुए हैं, तो मैंने उनको क्वेश्चन के रूप में नहीं, उनको इवेंट के रूप में जो है आपके सामने पेश किया है, ठीक है। जैसे ये हमारा टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम, अब ये न्यूज़ में क्यों था? देखो, ये कार्यक्रम तो हम बहुत पहले से चला रहे हैं, पर ये न्यूज़ में क्यों था? हाल ही में हमारे मंडी की 81 पंचायत ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया है हमने, ठीक है। तो उनको टीबी मुक्त घोषित करने का मतलब है कि उनमें कोई भी व्यक्ति टीबी से ग्रस्त नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ जो है हिमाचल पेपर जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम टीबी के बैक फुट में जाते हैं। पहले टीबी है क्या? टीबी जो है एक बैक्टीरिया से बनती है, जिसका नाम है, जैसे टीबी का फुल नेम होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, टीबी की जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी, ये भी पेपर में पूछ जाता है। रॉबर्ट कोच। छोटी क्लासों में आपने साइंस की बुक में पढ़ा भी होगा। 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसके बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। और इसके लिए जो एक वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है? BCG। ये भी पूछते हैं आपसे एग्जाम में, जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं कि BCG क्या है। ये टीबी को क्योर करने वाली एक क्या है, एक वैक्सीन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। BCG इसका नाम होता है बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। और ये जो टीबी है ये किसको इफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। अब इसको मेरे को यहाँ पे लाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? एक तो आपके थ्रू भी जो है मैं अवेयरनेस जो है इसको बढ़ा सकता हूँ। जैसे हमने आंकड़ा देखा है कि जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया तो ग्लोबली जो है टीबी मुक्त का जो प्रोग्राम था उसमें से देखा गया कि 2001 के बाद उसमें 79 मिलियन लाइफ्स सेव हुई हैं, मतलब 7,90,00,000 जो लोगों की जानें हैं वो बचाई गई हैं, ठीक है। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि अभी भारत में जो है ना 26 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टीबी है, ठीक है। और उनमें 4 लाख लोग ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर डाई हो रहे हैं, ड्यू टू टीबी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर हम जो है इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, रन करते हैं, तो ये जो 4 लाख लोग हमारे जो है हर साल जो है टीबी की वजह से मर रहे हैं, इनको हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो और सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें ये भी देखना कि हमने जो है ना हाल ही में 2025 में टीबी मुक्त कार्यक्रम 2.0 चलाया हुआ, ठीक है। तो हमने वर्ल्ड लेवल पे तो हमने ये शर्त ली थी कि हम 2030 तक टीबी का अंत करेंगे, परंतु हमने उसको 5 साल पहले ही ख़त्म करने का सोच लिया है और हम इसको 2025 में ये मान के चले हैं कि हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। इसलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम। इसको न्यूज़पेपर में आप प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के नाम से भी देखेंगे, क्योंकि ये 2025 में लॉन्च हुआ था। जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम 2.0 है, इसका नेक्स्ट मतलब जो वर्जन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो है राष्ट्रीय फैशन वीक, ठीक है। राष्ट्रीय फैशन वीक हाल ही में शिमला में मनाया गया जनवरी मंथ में, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें ये थी इम्पोर्टेंट कि इसमें मिस्टर नॉर्थ इंडिया किसको, मतलब जो सुपर मॉडल है वो किसको बनाया गया? सूर्यांश फ्रॉम सुंदरनगर, ठीक है। और वहीं साथ में मिस नॉर्थ इंडिया सुपर मॉडल किसको बनाया गया? ये है एक सिमोनी मेहता। कहाँ से संबंध रखते हैं? शिमला रोडू से, ठीक है। तो आपने हल्का सा इसको याद रखना है। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपने ये जरूर याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय फैशन वीक कहाँ मनाया गया, तो इसका शिमला। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे माननीय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित थे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है, ये पक्का आपके पेपर में आएगा। हिमीरा ई-कॉमर्स पोर्टल। देखो, ये पोर्टल है, इसके बारे में मैं जो फरवरी और मार्च के करंट अफेयर है वैसे मैंने वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया है, पर फिर मैंने जनवरी के उसमें देखा था, इसको गिरिराज में देखा था, तो मैंने सोचा कि फिर भी इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। और ये वेबसाइट क्यों बनाई गई है कि हमारा जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो ग्रामीण जो महिलाएँ हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है? जोर दे रही है, ठीक है। आर्थिक रूप से सशक्त होने का मतलब ये है कि जो महिलाएं घर में रह के कुछ भी नहीं करती हैं उनको भी घर में रह के कुछ ना कुछ काम दिया जाए जिससे वो पैसा अर्न कर सके, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में या इस दिशा में हमने कदम बढ़ाया और हमने सबसे पहले 44,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार किए, ठीक है। और उनमें 3,50,000 वुमेन्स को हमने पार्टिसिपेट करवाया।
मतलब जो आज के टाइम में उन ग्रुप्स से जुड़ी हुई है। फिर क्या किया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार गांव-गांव में जाके स्किल प्रोग्राम दिए जाते हैं। स्किल प्रोग्राम या सेमिनार्स जो है मैनेज करवाए जाते हैं। फिर उन सेमिनार्स के ज़रिए उन महिलाओं को क्या किया जाता है कि कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे बैम्बू से बनने वाली चीज़ें, अचार, या फिर ऊन की जो चीज़ें बनती हैं, मोजे, ग्लव्स, जो छोटी-छोटी चीज़ें, मतलब जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, जो जिसको हम काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को दोबारा क्या किया जा रहा है, रेजुनेट किया जा रहा है, उनको दोबारा पुनः जीवित करने के लिए जो है क्या ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। फिर उनको बोला जाता है कि आप हमें बना कर दो, ठीक है, आपकी बेचने की चिंता नहीं है। और उन बनाई हुई चीज़ों के लिए जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, या मतलब जो कपड़े से लेके खाद्य पदार्थों तक की चीज़ें हैं, उनको बेचने का काम कौन करेगी? हिम ईरा वेबसाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी तक हमारे 30 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें 1000 ऑर्डर हमें रिसीव हुए हैं अभी तक, ठीक है। अभी तो इसको हमने लॉन्च किया हुआ है, 1 महीना हुआ है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है किसी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, खासकर एलाइड में और दूसरे पेपरों में आएगा। और अगर जो छोटे पेपर हैं, जैसे पटवारी, सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस, जेबीटी कमीशन है, टेट है, या फिर नॉन मेडिकल का पीजीटी का कमीशन है, इसमें डायरेक्ट ये आएगा हिम ईरा क्या है, आपको बोल दिया जाएगा एक पोर्टल है, ठीक है, वेबसाइट है, और बहुत सी चीज़ें ऐसे दे दी जाएगी कि ये मतलब बहुत इसमें ऑप्शन क्रिएट करेगा वो, ठीक है। और फिर आपको कंफ्यूज करेगा उसमें कि आपको ये देखना है हिमीरा क्या है, तो आपने सीधा देखना है कि ये एक ई-कॉमर्स पोर्टल है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। देखो क्योटो प्रोटोकॉल भी आज से 28 साल पहले हुआ है, 28 ईयर्स पहले हुआ है। आई ना वही बात, ये स्टैटिक बन गया है हमारे लिए आज के टाइम में। पर करंट में क्यों आ रहा है? करंट में इसलिए आया कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं, टेक्निकल एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है? श्री राजेश धर्माणी जी, वो अभी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गए थे, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, ठीक है। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में हुई। तो वहाँ पे उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि एक तो हिमाचल प्रदेश को जो हिमाचल प्रदेश का जीएसटी शेयर बनता है वो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा प्रदेश है, ठीक है, और उसको जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसको फंड मिलने चाहिए, जो ग्रीन एनर्जी के लिए फंड मिलने चाहिए। देखो ये प्रोटोकॉल हुआ था, पहले ये समझो कि ये ज़रूरी क्यों है, ये प्रोटोकॉल क्या बोलता है, जो इस प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी। ये प्रोटोकॉल जो है क्योटो मतलब जापान में हुआ था, क्योटो एक सिटी है जापान में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सी कंट्रियों ने एक समझौता आपस में किया, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई, किसको लेके? ग्रीन हाउस गैसेज को लेके जो है क्या हुई कि जो जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जैसे कुछ डेवलपिंग है, कुछ डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड हो चुकी हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, ये डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमारे से पहले जो है बहुत सी इंडस्ट्री लगाई, प्रदूषण पैदा किया, और उस पोल्यूशन की वजह से आज ये लोग ग्रीन एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम लेते हैं। पर इन्होंने भी पहले ऐसे ही हमारी तरह, जैसे आज हम डेवलपिंग फेज़ में हैं, तो कोल को लेके और चीज़ें जैसे और पोल्यूटिंग जो चीज़ें हैं, ईंधन हैं, उनको यूज़ करके अपने आप को डेवलप किया, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि जो कंट्रीज़, ठीक है, जैसे कम पोल्यूशन कर रही हैं, जो कंट्री जो है पोल्यूशन कम कर रही हैं, और उनके पास जो वन संसाधन है, या जो उनकी ऑक्सीजन है, या जो एनवायरनमेंट का एक क्वालिटी है वो अच्छी है, उनको दूसरी कंट्रीज़ जिन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगी? कंपनसेट करेंगी, वो पैसा देंगी उनको, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे महाराष्ट्र में की बात करें, या नीचे साउथ की बात करें, या अदर स्टेट्स की बात करें, उनमें बहुत पहले से जो है इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारा पोल्यूशन किया, ठीक है। ये तो हमने वर्ल्ड के कंसेप्ट में बात की ना, अब हम इंडिया के कंसेप्ट में बात करते हैं रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो और स्टेटों ने बहुत सारा क्या किया, बहुत सारा पोल्यूशन पैदा किया, पर हिमाचल में तो अभी भी क्या है? ग्रीनरी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। तो हिमाचल बोलता है कि जब हमने छोटी स्टेट होके पोल्यूशन कम पैदा किया, ठीक है, और हम इंडिया को क्या कर रहे हैं? एक अच्छी एयर सप्लाई कर रहे हैं, अच्छा मतलब वातावरण प्रोड्यूस वो दे रहे हैं, एक उसमें योगदान कर रहे हैं, इंडिया की जो एयर क्वालिटी है उसको अच्छा करने के लिए योगदान कर रहे हैं। तो क्यों ना हमारी हिमाचल के लिए कुछ ना कुछ जो है इसके बदले में कोई ग्रांट्स दी जाएँ, जो कि इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर दी जाएँ, ठीक है।
तो जो कि हमें मिलनी चाहिए, वो हमारा हक है। तो इसलिए जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है न्यूज़ में आया हुआ है। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है। आप देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी, ठीक है। आप भी बोल रहे होंगे सर आप पूरी कहानी सुना रहे हो, पर मेरा बेसिक मतलब ये है कि आपको इवेंट समझ आए। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसे करता कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के लेकर हुआ था। हाँ, और इसमें एक कंसेप्ट था कार्बन बजटिंग। कार्बन बजटिंग क्या है, तो पैसा दिया जाता है, वो कंट्रीज पैसा देती हैं जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर चुकी हैं, किसको, जो कम पॉल्यूशन करने वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इसको ख़त्म कर देता वैसे, पर मैंने आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश की हुई है। सो हमारा नेक्स्ट जो इवेंट है इसमें, इसको मैंने ले लिया हुआ मिशन चंद्रयान 3 को। आपने मेरे को इसको ये बताना है कि मिशन चंद्रयान 3 में जो इंडिया के लैंडर और रोवर थे, उन्होंने जो सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कौन से पोल पे की है, नॉर्थ पे या साउथ पे, ठीक है। और आपको एक पेपर में मैंने देखा था अभी हाल ही में, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें ये था कि वहाँ पे नाम दिए होते जैसे चंद्रयान और आदित्य L1, और एक था गगनयान, और एक था उसमें मंगलयान, ठीक है। फिर उसको ये दिया हुआ था मैच करने के लिए ये कि किस किस ग्रह से मैच करते हैं। तो आदित्य L1 हमारा सूर्य को लेकर है, चंद्रयान हमारा चंद्रमा मून को लेकर है, ठीक है। गगनयान क्या है, एक स्पेस में जो है ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने के लिए एक हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। मंगलयान जो है मार्स को लेकर था। कई बार आपको पेपरों में ऐसे मैच करने को जाएगा, ठीक है। जैसे एसपी पुलिस का पेपर है ना, कि अगर दिमाग जो एग्जामिनर है उसका दिमाग सटक गया, वो थोड़ा सा ऐसा सोचेगा कि यार थोड़ा सा घुमाते हैं इनको, ठीक है, देखते हैं इनकी नॉलेज कितनी सी है तो वो छोटा सा पेपर है, ठीक है। पर अगर उसको घुमाना होगा आपको, तो वो क्या करेगा, वो ऐसी चीज़ दे देगा, 4 चीज़ें आपको मैच करने के लिए दे देगा। उसमें 1-2 नाम ऐसा फंसा देगा आपको, गगनयान का नाम फंसा देगा या आदित्य L1 फंसा देगा, आप थोड़ा सा उसमें क्या हो जाओगे, मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। इसके ऊपर जो है गिरिराज में इस बार पूरा एक आर्टिकल छपा हुआ है, तो ये सब आपको पता होगा इसके बारे में, पर फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। ये विश्व का पहला धर्म संसद थी, जिसमें पूरे विश्व के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, धर्म को लेकर जिसमें बात की गई। हमारी इंडिया की तरफ से यहाँ पे किसने रिप्रेजेंट किया, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। और जब इन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया था, तो ये जो भाषण है वो क्यों पर मतलब ज़्यादा इतना फेमस है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने शुरू में बोला था मेरे अमेरिकन भाई बहनों, ठीक है। शिकागो का है, अमेरिका में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 11 सितंबर से लेके 27 सितंबर 1893 को। तो आपने इसकी डेट याद रखनी है, ये याद रखना है कि किसने यहाँ से हमारी तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ क्या थी, मैंने आपको ये बताना था कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजयोग, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को भी क्या किया था, कैरी फॉरवर्ड किया था। रामकृष्ण कौन थे, रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, ये एक वादक थे। मैं सही ऑप्शन ही चूज़ करूँगा इसमें से, ये तबला वादक थे। क्या थे, तबला वादक। क्योंकि टाइम थोड़ा बढ़ रहा है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बता सकूँ, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। ये 9 मार्च 1951 को पैदा हुए थे। इनकी खास बात क्यों मैंने इनको यहाँ पे कवर किया हुआ है, खास बात इनकी ये है कि 12 साल की आयु से तबला बजाने लग गए थे। इनको संगीत के जो सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, जिसको हम ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं, ग्रैमी अवार्ड, इनको पहले 1992 में, फिर 2002 में 2 बार इनको क्या मिला हुआ, ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। फिर इनको देखो जो हमारे सबसे सिविलियन जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, जैसे पद्मश्री इनको मिला 1988 में। फिर पद्मश्री से बड़ा होता है पद्म भूषण मिला इनको 2002 में, ठीक है। और उससे बड़ा जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, वो मिला इनको 2023 में। तो एक लौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये तीनों अवार्ड जो है ना, एक ऐसे सिंगर जिनको तीनों अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनकी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है, 15 दिसंबर 2024 को, ठीक है। ये उस टाइम ये सैन फ्रांसिस्को में थे जब इनका देहांत हुआ, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि इनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ये कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो ये एक तबला वादक थे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खो खो टीम की हिस्सा रही नीता ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं। नीता
ठाकुर, ऊना, सिरमौर, मंडी, कुल्लू। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुल्लू। आपने इसको थोड़ा याद रखना है। थोड़ी सी इनकी मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि 2014 में इन्होंने, नीता ठाकुर ने जो है 10th की थी, अपनी 10th की थी, और फर्स्ट जो है नेशनल गेम इन्होंने खेली थी। फिर 2016 में इन्होंने 12th में सेकंड नेशनल गेम खेली थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने PU से 2016 से 19 तक इन्होंने PU से BA की। आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको इनका बैकग्राउंड आपको लिंक करवा रहा हूँ ताकि आपको नीता ठाकुर का नाम याद रहे, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने पहली बार जो विश्व में जो है एक क्या किया गया, खो खो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। खो खो वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये वर्ल्ड कप करवाया गया, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है, ये हुआ इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो इन्होंने जो है यहाँ पे वहाँ पे गोल्ड जीता, और भारतीय टीम की, मतलब हमारी टीम इंडिया ने गोल्ड जीता, और उसमें ये भी हिस्सा थी, ये भी क्या थी, उसकी हिस्सा थी। तो आपने ध्यान रखना है, नीता ठाकुर का नाम अगर आपको करंट अफेयर में आएगा तो आपने ध्यान रखना है। सन 1685 में गुरु गोविंद सिंह का बिलासपुर के किस राजा के साथ मतभेद हुआ था, ठीक है। दीपचंद, रूपचंद, भीमचंद, वीरचंद। देखो, एक तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना है कि जो बिलासपुर का जो कहलूर रियासत है, इसका गोल्डन पीरियड, कहलूर रियासत का गोल्डन पीरियड किस राजा के टाइम में रहा हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियोस में कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है कि किसके राजा के टाइम में रहा हुआ है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भीमचंद। भीमचंद के बारे में बोलने से पहले मैं बता दूं, दीपचंद ने जो है बिलासपुर टाउन, एक है ना बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की, वीरचंद ने। और बिलासपुर जो टाउन है, बिलासपुर टाउन, उसकी स्थापना किसने की थी, दीपचंद ने। और इन्होंने सुनानी से धौलरू भी जो है, सुनानी से धौलरू कैपिटल शिफ्ट की थी, ठीक है। और भीमचंद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो है आनंदपुर साहिब में रहते थे, ठीक है। तो उनके पास, उनसे मिलने जो है बहुत दूर दूर से लोग आते थे और उनको गिफ्ट करते थे। ऐसे ही उनको एक गिफ्ट में किसी ने हाथी दे दिया, सफ़ेद हाथी, ठीक है। और उनसे मिलने जो है यहाँ से भीमचंद जी भी गए हुए थे हमारे बिलासपुर से, ठीक है। तो भीमचंद जी ने वो हाथी देखा और उनका मन उसके ऊपर जो है क्या हो गया, मोहित हो गया। उन्होंने एक राजा के रूप में जो आदेश दिया, किसको, गुरु गोविंद सिंह को, कि आप मेरे को ये सफ़ेद हाथी दे दो, ठीक है। पर राजा, मतलब उनकी जो आगे से राजाओं वाली जो सोच थी उसका काउंटर पार्ट हो गया, आगे से काउंटर अटैक हो गया, और गुरु गोविंद सिंह ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो, ये मेरे को जिस मतलब जो व्यक्ति ने मेरे को गिफ्ट दिया हुआ है, उनको ये पसंद नहीं है कि मैं अपना गिफ्ट किसी और को दूं। तो वो नहीं चाहते ऐसा कि मैं अपना हाथी किसी को दूं, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने उनको मना कर दी कि मैं अपना हाथी नहीं दूंगा आपको। और इसी बात के ऊपर भीमचंद जी को गुस्सा आ गया, ठीक है। और भीमचंद जी ने जो है मतलब एक गुरु गोविंद सिंह के साथ एक मतभेद वाला जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया। हुआ क्या यहाँ से कि गुरु गोविंद सिंह के, सॉरी, भीमचंद के बेटे की बारात यहाँ से जाती है, और कहाँ पे, अपने सिरमौर रियासत के नकट प्रकाश के उसमें, ठीक है, नकट प्रकाश के राज में। और वहाँ पे जो बारात जा रही थी, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह को भी बुलाया गया था, किसकी तरफ से, नकट प्रकाश की। तो अब नकट प्रकाश और गुरु गोविंद सिंह का आपस में अच्छा संबंध था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि वो बारात ही रोक ली पूरी, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ने दिया उसको, उस बारात को रोक दिया, और सिर्फ जो वर था, जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं जो शादी करने जा रहा था लड़का, वो और उसके साथ 1-2 व्यक्ति, उनको भेजा। और उन्होंने जो है भीमचंद के साथ जो है वहाँ पे एक बैटल ऑफ भंगाणी की वहाँ पे, ठीक है, आई थिंक भंगाणी है उसका नाम, जो कि बैटल ऑफ भंगाणी हुई थी। देखो, आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि बैटल ऑफ भंगाणी किसके बीच में हुई थी, जो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी, पाउंटा साहिब में, ठीक है। तो आप मेरे को इसका ईयर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, या आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन रख देता हूँ मैं, ठीक है। बताने को तो मैं भी बता दूंगा इधर ही, पर थोड़ा आपके लिए देखता हूँ कि आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा जब भी कि गुरु गोविंद सिंह की किसके साथ मतभेद हुआ था, तो ये भीमचंद के साथ हुआ था, और किसको लेकर हुआ था, हाथी को लेकर हुआ था, और ये पूरी एक लड़ाई में बदल गया था। बैटल ऑफ भंगाणी हुई थी कहाँ पे, पाउंटा साहिब में। थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने एक वो लिखा था, नाटक लिखा था, जिसका नाम था वचित्र नाटक। देखो, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है इंटरफेस पे लिखना, ठीक है। तो आप जो है, मैं जो मुंह से बोलता हूँ उसको ध्यान में रखते हुए उसको अपने नोट्स में लिखा करो, ठीक है। एक लिखा था इन्होंने जफरनामा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने शब्दों को, ठीक है। और उन्होंने एक लिखा था 24 अवतार, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली
बुक्स हैं। तो अगर आपसे पूछेगा विचित्र नाटक किसने लिखा, जफरनामा, 24 अवतार, तो आपने सीधा आंसर देना है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आगे बाकी बताना है कि भीमचंद के साथ हुआ था, बैटल ऑफ भंगाणी हुई थी, ईयर आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। इसमें किसको लेकर हुई थी, सफेद हाथी को लेकर हुई थी। बिलासपुर के किस राजा का गोल्डन पीरियड का टाइम था, मैंने वैसे आपसे पूछा था, पर इसका होगा हीराचंद, ठीक है। इन्होंने जो है जगात खाना और स्वर्घाट के 2 टॉप और टैंक्स बनाए थे 1874 में, ठीक है। सो इतना ही टाइम की स्केर्सिटी है, नहीं तो मैं तो आपको पूरी हिमाचल जी की इसमें करवाता। क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है। सीधा सीधा आपने इसको याद रखना है, 51,000, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने दत्तनगर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने की बात कही है, मतलब बात चल रही है, ठीक है। तो ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका रामपुर में, ठीक है। सीधा आंसर मैं आपको इसको बता रहा हूँ, रामपुर कहाँ है, शिमला में। वहाँ पे ऑलरेडी अभी एक ऐसा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, मतलब मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। अब मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का काम क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताता हूँ। प्रोसेसिंग प्लांट्स वो होते हैं जो मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो दही है, ठीक है, चाहे वो लस्सी है, ठीक है, और चाहे वो मिल्क से कोई जैसे आइसक्रीम का भी बनाते हैं, कई लोग आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है। तो जो मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, मिल्क पाउडर है, मिल्क से भी बनता है ना मिल्क पाउडर भी, तो वो जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो कहाँ बनती हैं, मिल्क ऐसे प्रसंस्करण संयंत्र में, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट में बनती हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो हम बात कर रहे हैं दत्तनगर की, इसमें अभी ऑलरेडी 20,000 लीटर कैपेसिटी वाला एक प्लांट है वहाँ पे, ठीक है, जिसमें अभी 20,000 कैपेसिटी जिसकी ऑलरेडी है ना। और एक वहाँ पे एक साथ में एक और प्लांट है, 5 मीट्रिक टन पर डे, मतलब एक मिल्क पाउडर बनाने वाला प्लांट भी है वहाँ पे, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 70 कर दी गई है, मतलब इसमें एक 50,000 50 जैसे के लिखते हैं ना आजकल लैंग्वेज में 1000 को, 1000 लीटर का कैपेसिटी बढ़ा दी गई है इसकी, और इसको 70,000 लीटर की कैपेसिटी वाला क्या बना दिया गया है, एक प्रोसेसिंग यूनिट बना दिया गया है, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में है, ये मैं आपको 500% लिख के दे रहा हूँ, 500%। ये योजना बार बार न्यूज़ में है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, हिम गंगा योजना को अपने दिमाग में बिठा लो कि ये जो गंगा योजना है, हिम गंगा योजना, ये दूध को लेकर है। आपसे पूछेगा कि किसको लेकर है, पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एमएसपी देना, किस पे, दूध के ऊपर। और हाल ही में जो एमएसपी है वो बजट में 45 से 51 कर दिया गया काऊ के मिल्क का, और 55 से 61 कर दिया गया बफेलो के मिल्क का। तो आपसे पूछेगा कि जो एमएसपी है वो गाय के दूध पे कितना है और भैंस के दूध पे कितना है। हिमगंगा योजना किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है, दूध के ऊपर एमएसपी से संबंधित है, ठीक है। इसके ऊपर अभी 500 करोड़ का बजट जो है रखा गया है इसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, डायरी विकास जो कार्य हैं उनके लिए, ठीक है। और ये भी आपने ध्यान में रखना कि दत्तनगर का है रामपुर में, रामपुर का है शिमला में, और इसमें कितने हज़ार का, 50,000 यूनिट का एक प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको करंट अफेयर में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी जो आपने आज से पहले नहीं देखी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी तरफ से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही मेरे को जो चीज़ें मिल पाती हैं, कमेंट्स है आपकी फीडबैक है, वही मुझे मिलती है, और इसी से मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हो। तो इसलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक जय हिंद, जय हिमाचल, आप अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।